चलिए समझते हैं फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, पेसा और स्पेशल स्टेट्स के बारे में। तो क्यों किसी स्टेट्स को स्पेशल फीचर दिया जा रहा है? हम एज अ सेंटर हैं, या तो आप हमको स्पेशल स्टेटस दीजिए या तो आप हमको स्पेशल पैकेज दे दीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल 371 के तहत पार्लियामेंट ट्राई करता है कि वी कैन प्रोवाइड सम ऑफ द स्पेशल स्टेटसेस। ओके, जैसे कि आप आर्टिकल 371 देखिएगा, तो दैट इज लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, कि आप महाराष्ट्र गुजरात के जो अंडर डेवलप्ड रीजन है वहाँ डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जब आप पर्टिकुलरली नागालैंड और मिजोरम को देखिएगा, दैट इज रिगार्डिंग दी सोशियो रिलीजियस थिंग, कि अगर आप नागालैंड के किसी कस्टमरी लॉज को, सोशल प्रैक्टिस को या लैंड राइट्स को चेंज करते हैं, आपको नागालैंड के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या मिजोरम के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ये करना होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ नागालैंड में हिल्स एरिया में इंसर्जेंसी भी था, तो गवर्नर उस केसेस में इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन में काम कर सकता है ऑन द हिली एरियाज ऑफ द नागालैंड के हिल्स पे, अगर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए, ठीक है। मिजोरम में ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये दो चीज़ समझ गए। तो 371 ए नागालैंड के लिए है। 1960 में हुआ था तुम्हारा नागा अकॉर्ड, और 1962 में यू हैव दी 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर 371 ए, ठीक है। 371 भी हुआ आपका असम में, ठीक है। असम में इशू था आपका हिल और प्लेन वाला इशू था, कि जो हिली एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो इन्होंने बोला कि भैया आप क्या कीजिए कि जो भी असम के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो हिल एरिया के मेंबर है, उनका एक कमेटी बनाइए, और वो उस हिल एरिया के डेवलपमेंट को लेके देखेंगे काम, और वो रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। ये चीज़ है। सेम चीज़ आप असम में जो हुआ, मणिपुर में भी वही इशू है। असम मणिपुर का सेम इशू है, ठीक है। मिजोरम और आपका नागालैंड का सेम इशू है। तो मणिपुर में भी वही है, हिल एरिया में बना देंगे। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि देयर इज ए इंट्रा स्टेट जोन बना रिगार्डिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट कैन बी सेट अप, एंड प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डर फॉर लोकल प्रेफरेंसेस इन दिस जोन्स एंड एरियाज। ओके, एंड 371 F है about Sikkim. There should be one Lok Sabha seat and one Rajya Sabha seat. This is one thing. And 371G is about Mizoram, and there is a Arunachal. Arunachal is like regarding the Chinese influence और insurgency, उसके लिए गवर्नर वहाँ ले सकता है। ये जैसे गोवा में है, गोवा में they are talking about like there should be only 30 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट हो सकता है, ये था। कर्नाटक में अभी रिसेंट हुआ है कि एजुकेशन और जॉब्स के लिए जो आंध्रा में बना था और तेलंगाना में बना था, अ, उसके लिए ये चीज़ था, ठीक है। और 6 अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट लिया था आपका हैदराबाद कर्नाटक रीजन में। ये चीज़ है आपका 371 से 371 जी पार्ट 11। तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं, जैसे कि अभी क्या क्या हो रहा है लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में, कि सबसे पहले दरबार मूव का रिस्टोरेशन है, कि पहले दो कैपिटल होता था, अब वो फिर से स्टार्ट कर रहा है, दैट 150 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन, ठीक है। अब लद्दाख में दिक्कत क्या है कि दे आर आस्किंग फॉर एडिंग इनटू द सिक्स शेड्यूल, एंड एज वेल एज दे वांट, बट जो एम है वो ऑफर कर रहा है आर्टिकल 371 में डालने का। सो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म देना चाह रहा है, rather than full tribal autonomy under the sixth schedule। क्या क्या होता है समझते हैं। सो फिक्स जो स्पेशल स्टेटस का बात हो रहा है, दैट इज द आर्टिकल 371 टू 371 जे, वो पार्ट 11 में है, ठीक है। वो स्पेशल प्रोविजंस है 12 स्टेट के लिए फॉर प्रोटेक्टिंग देयर लोकल कल्चर, लैंड्स एंड जॉब्स, ठीक है। नाउ फॉर द सिक्स शेड्यूल इज अप्लाइंग टू असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दिस इज फॉर दिस फोर डिस्ट्रिक्ट। क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में देर इज एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। नाउ दिस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दे आर लाइक मिनी स्टेट्स, जिसमें आपको लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर होगा, ठीक है। ये चीज़ समझना है, यही नुआंस प्रोविजन है जो पता होना चाहिए। जो असम का गवर्नर है उसके पास ब्रॉड पावर है, दैट दे हैज़ द पावर टू डायरेक्ट दैट ए पार्लियामेंट एक्ट और ए स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट
किसी ट्राइबल एरिया में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो गवर्नर पीस और गुड गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे बना सकता है। पर जो मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री एक्ट है, उसको अप्लाई करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है और गवर्नर के पास स्टेट के एक्ट्स को अप्लाई करने का पावर है, ठीक है? जब हम लोग सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं, तो जब लेजिस्लेटिव की बात की है, तो क्या बना सकता है लॉ? लॉ बना सकता है इन लोग लैंड के मैटर पे, नॉन रिजर्व फॉरेस्ट के मैटर पे, इनहेरिटेंस के मैटर पे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर पे, मैरिज डाइवोर्स के मैटर पे यहाँ पे लॉ बना सकता है। दिस इज द लेजिस्लेटिव। सो एग्जीक्यूटिव के मैटर पे है कि जो इस हिली एरियाज जो है, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला एरिया है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो हम लोग बात किए थे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या क्या अप्लाई कर सकता है, सो दैट इज द एग्जीक्यूटिव पावर। और जो फाइनेंशियल पावर है कि वही कि जो आपका बोर्ड है उसमें रॉयल्टी कैसे शेयर होगा, दैट इज अंडर द फाइनेंशियल पावर ऑफ द सिक्स शेड्यूल। तो सिक्स शेड्यूल में तुम्हारा ये पता चल गया। तो हम लोग पढ़ लिए थे पहले ही, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, दैट इज इन आर्टिकल 338 ए। चलिए यहाँ तक हो गया। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है कि जो रेगुलेशन है मेड बाय गवर्नर इन सिक्स शेड्यूल एरिया, दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो जो रूल्स और रेगुलेशन सिक्स शेड्यूल में बनता है फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो बस गवर्नर का अप्रूवल चाहिए, ठीक है? फिफ्थ शेड्यूल वाला एरिया जो है, उसमें जो गवर्नर का रेगुलेशन है उसको प्रेसिडेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू डिफाइन द डोमिसाइल बेस्ड जॉब रिजर्वेशन फॉर द यूटी। ट्रू है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई द रेगुलेशन फॉर यूटी, ये चीज है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन मैरिज एंड इनहेरिटेंस। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो फिफ्थ शेड्यूल में बनता है, दे आर एडवाइजरी। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है? ये समझ लीजिए। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, दे हैव ओनली एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एंड एडवाइजरी काइंड ऑफ थिंग, ओके? वो एनसीएसटी जो अपना रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में सबमिट करता है, ठीक है? तो जॉब प्रोटेक्शन एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि जो 95% रिजर्वेशन मिलेगा लद्दाख में, दिस इज एन स्ट्रेटेजिक मूव फॉर द आइडेंटिटी एंजाइटी पोस्ट 370, ठीक है? इट शोज दैट a state can protect the resident rights via executive regulation even without आर्टिकल 35 है। तो मेन चीज समझिए कि नागालैंड क्यों सिक्स शेड्यूल मांग रहा है। सिक्स शेड्यूल इज अबाउट ट्राइबल ऑटोनॉमी। मतलब कि आर्टिकल 371 में आपको क्या करेगा कि देयर इज ए लेजिस्लेटिव वीटो, कि अगर कोई आप बनाते हैं लॉज, पार्लियामेंट्री लॉज ओवर द लैंड रिलीजन, तो आपको देयर इज ए आपको स्टेट असेंबली से पूछना होगा रिगार्डिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट्स। सो सिक्स शेड्यूल हैज द nuance of you can say the self rule provisions because its funding is directly from center bypassing the union administration bureaucracy। तो चलिए एक नुआंस पॉइंट समझ लेते हैं। आर्टिकल 371 फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, इसमें अंतर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला चीज़ है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल आपको समझना होगा कि टोटल 10 स्टेट में लगता है, ठीक है? ओके, तो कौन कौन स्टेट में है? तो आप स्टार्ट कर लीजिए ऊपर हिमाचल से। हिमाचल, नीचे आ जाइए गुजरात राजस्थान को रख लीजिए। आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना को रख लीजिए, उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को रख लीजिए। द टोटल 10 स्टेट्स आर देयर। सिक्स शेड्यूल में आपका फोर्थ नॉर्थ ईस्ट स्टेट होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है? और इन स्पेशल प्रोविजन स्टेट, इन 12 स्टेट में जो है वो है आपका अराउंड लाइक, स्टार्ट कीजिए आप सबसे पहला महाराष्ट्र गुजरात से, आप नागालैंड में चले जाइए, सेम मिजोरम के साथ है। आपका जो अरुणाचल का केस है वो आपका मणिपुर का केस है, और आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का भी है, गोवा है। सो सिक्किम इज देयर इन दी 12 साइड इन दी स्पेशल प्रोविजंस। सो आपको समझना होगा कि गवर्नेंस बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। सो जब हम लोग फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं ना, तो इट इज़ फ्रॉम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो किसी भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 3/4 जो मेंबर होगा वहाँ का ट्राइबल एमएलएज होंगे, ठीक है? जो आपका सिक्स शेड्यूल है उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होगा, ठीक है?
26 इलेक्टेड होगा, 4 नॉमिनेटेड होगा। और स्पेशल प्रोविजंस में आपका बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर ही गवर्नेंस बॉडी करता है, बट देयर कैन बी ए स्पेशल कमिटीज दैट कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर ओवरसाइट हो सकता है। ठीक है। तो जो आपका फिफ्थ शेड्यूल है, उसका जो पावर है वो एडवाइजरी नेचर का है, उससे लॉ नहीं बन सकता है। वो गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं इस टाइप के कमिटीज। बट जो आपके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, उनके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पावर्स भी होते हैं। वो लैंड पे, सोशल कस्टम्स पे लॉज बना सकते हैं। तो आपके जो ये है स्पेशल प्रोविजंस हैं स्टेट के, वो एक तरह से प्रोटेक्टिव पावर है कि जो लोकल लॉज है उनको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस। लाइक आप लोकली रिजर्वेशन दे सकते हैं, आप लाइक लोकल पावर कम एम्पावर कर सकते हैं कमिटी का फॉर द हिल डेवलपमेंट, दिस काइंड ऑफ थिंग। अब गवर्नर का रोल क्या है? तो गवर्नर का रोल इन केस ऑफ फिफ्थ शेड्यूल ये है कि वो सेंट्रल या स्टेट लॉ को मॉडिफाई कर सकता है, रिपील कर सकता है, बट विद द प्रेसिडेंशियल असेंट। ये चीज़ याद रखना होगा। और इन दी सिक्स शेड्यूल आपको समझना होगा कि इट कैन मॉडिफाई एंड रिपील लॉज, बट एडीसी के पास भी खुद का कुछ कुछ पावर है। ठीक है। और स्पेशल पावर जो है, इट इज लाइक ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। जैसे आपका फिफ्थ शेड्यूल में लो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, स्टेट बजट पर ही डिपेंड रहेगा। आपके पास यहाँ फाइनेंशियल पावर भी दिया गया है सिक्स शेड्यूल में। ठीक है। तो आप टैक्स लिवाई कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रांट मिलेगा आपको अंडर आर्टिकल 275। और स्पेशल स्टेटस में भी आपको कुछ कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं कि डेवलपमेंट बोर्ड्स बनेंगे वगैरह वगैरह। तो अब जैसे पूछ रहा है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो फिफ्थ शेड्यूल में है, उसके पास लॉ बनाने का पावर है? नहीं, गलत है। इसमें पूछ रहा है कि कोई पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा सिक्स शेड्यूल में अनलेस द प्रेसिडेंट नोटिफाई। तो इसमें क्या है कि जो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, वहाँ पे जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जब तक प्रेसिडेंशियल असेंट ना हो फॉर यूनियन लॉज और गवर्नर फॉर द स्टेट लॉज असेंट ना दे, तब तक सिक्स शेड्यूल में पार्लियामेंट्री लॉज अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। और असम में गवर्नर ही डिसाइड करेगा कि फॉर द यूनियन लॉ और जो आपका पार्लियामेंट्री लॉ है वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। समझ गए? अब जो आपका 371 नागालैंड और मिजोरम का केस है, दे आर एक्चुअली लाइक सोशियो रिलीजियस प्रोटेक्शन मेजर्स। ठीक है। जो आपका रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस है, कस्टमरी लॉ है, ये सबको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। जो 371 ए है, उसमें आपका ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस है। ठीक है। 371 जी थोड़ा नैरोअर है। ठीक है। कि आपका सोशियो रिलीजियस कस्टम्स एंड लॉज दोनों ही कर रहा है, नागालैंड के केस में भी, मिजोरम के केस में भी। बट मिजोरम के केस में आपका ये क्या बोलते हैं, ये लैंड ट्रांसफर और ओनरशिप वाला बात थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक है। And the last one is the regulation made by the governor for the fifth schedule area require the assent of governor alone। ठीक है। कि ऐसा नहीं है, जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया है उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है, ना कि गवर्नर का एसेंट लगता है। प्रेसिडेंशियल एसेंट इज रिक्वायर्ड, ये याद रखना है। ठीक है। अब आपको समझना है एडमिनिस्ट्रेटिव गार्डियनशिप है आपका फिफ्थ शेड्यूल का नुआंस। मतलब कि फिफ्थ शेड्यूल आपके ट्राइब्स को एज ए बेनिफिशियरी शो कर रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ ट्राइब हैं फिफ्थ शेड्यूल के, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इनको आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगा, नाम में ही एडवाइजरी है कि स्टेट को एडवाइस करेंगे कि हाउ व्हाट आर द ट्राइबल मेजर्स दैट यू नीड टू कीप ऑन। जबकि जो सिक्स शेड्यूल है, दैट इज काइंड ऑफ ए सेल्फ रूल कि आप लेजिस्लेटिवली, एग्जीक्यूटिवली या आपका जुडिशियली आप कुछ कुछ काम कर सकते हैं, दैट द सिटीजन्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रूल। ठीक है। दिस आर द नुआंस पॉइंट। आर्टिकल 371 क्या है? 371 इज लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंश्योरेंस। सो ये कोई नया बॉडी नहीं बनाता है लाइक एडीसी और या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये बस बोल रहा है कि अब स्टेट असेंबली जो है वो कुछ को मतलब आप मतलब बेसिक 371 का क्या है कि भी इफ यू नीड टू मेक एनी लॉज, एनी पार्लियामेंट नीड टू चेंज सर्टेन थिंग्स, यू नीड टू टेक परमिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब उसके बाद लद्दाख, लद्दाख को चाहिए सिक्स शेड्यूल, क्योंकि आर्टिकल 371 का अगर बात आए तो उसको डिपेंड होना होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर पे। ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंशियल असेंट का जरूरत होगा। ठीक है।
और एडीसी में वो लोग अपना ही इंटरनल मैटर सुलझा सकता है, ठीक है?